नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। आज काफ़ी दिन बाद आपके YouTube चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं। अभी घर में कुछ दिक्कत होने के कारण वीडियो नहीं डाल सके। मम्मी की थोड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, इसी कारण हम वीडियो नहीं डाल सके, क्योंकि वीडियो बनाई नहीं तो डालेंगे कहाँ से। और आज से जो शुरू कर रहे हैं हम पॉलिटिकल साइंस की यानी पॉलिटी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चनों की जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और पॉलिटी की जो ये सीरीज़ है आपके हर एक तरह की एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। चाहे आप रेलवे का किसी तरह का एग्ज़ाम दो, या जैसे आप सीटेट का देते हो, एसटेट का देते हो, या किसी राज्य की जैसे परीक्षा देते हो, या एसएससी की एचएसएससी की जैसी परीक्षाएं देते हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए, दिल्ली पुलिस का जैसे जिक्र करें, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ, एक क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन से संबंधित लगभग 8-10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण आपकी सीरीज़ रहेगी। और आप सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही औचित्य है, एक ही मतलब है भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो, लाभान्वित हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो का बच्चे लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अर्जित कर सके। ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, आज की सीरीज़ का जो प्रथम क्वेश्चन रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, जो है बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का जिसे जिक्र किया है, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है भी, न्यायालय का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। जैसे आंसर का जैसे हम जिक्र करते हैं, यानी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए रेगुलेटिंग अधिनियम का जैसे जिक्र करते हैं 1773 में। यानी क्वेश्चन आपका क्या है, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो आंसर रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के अंतर्गत कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी जिक्र करें तो आपको ध्यान होना चाहिए 1774 में भी। कब की गई थी, 1774 के अंदर इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय था, इसके कितने न्यायाधीश थे। आपको ध्यान होना चाहिए एक मुख्य न्यायाधीश था, उस समय कितने थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे, 3 अन्य न्यायाधीश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाता है भी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय जो है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश कितने थे, तो मुख्य न्यायाधीश 1 थे और उसी के नीचे कितने अन्य न्यायाधीश थे आपके, तो 3 अन्य न्यायाधीश थे। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भी प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड एलिजा इम्पे, यानी मुख्य न्यायाधीश जो थे लॉर्ड एलिजा इम्पे, ये क्वेश्चन आपको ध्यान करना है। यानी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं आपके लॉर्ड एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश भी रहे हैं। बहुत बार इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लॉर्ड चैम्बर्स का हम जिक्र करते हैं, लॉर्ड हाइड का जैसे जिक्र करते हैं और लॉर्ड लिमनेस्टर का जैसे जिक्र करते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य न्यायाधीश जो कोलकाता हाई कोर्ट के रहे, उन न्यायाधीशों के बारे में भी क्वेश्चन, जैसे लॉर्ड हाइड का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड चैम्बर का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड लिमनेस्टर का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। इसके बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट से फिर भारत में हाई कोर्ट कहाँ स्थानांतरित हो गया, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हो गया था। कोलकाता जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय फिर कहाँ स्थानांतरित हो गया था आपका, दिल्ली भी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे भी। ठीक है भाई। यानी कहाँ स्थानांतरित हो गया था, दिल्ली 1937 में उसने काम करना शुरू कर दिया था, ये चीज़ आपको। अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो हम जिक्र करें, इसका और क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव का जैसे जिक्र करते हैं, पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था भाई, बंगाल का गवर्नर। ये बंगाल का गवर्नर का जो पद है, बंगाल का गवर्नर, इस पद को क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल भी, बंगाल का गवर्नर जनरल।
ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी बंगाल में पहले क्या होता था, गवर्नर होता था, और बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत इस गवर्नर को बनाया गया था, रेगुलेटिंग अधिनियम है 1773 के अंदर। अब हमें ध्यान होना चाहिए, कई बार सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम गवर्नर जनरल का जैसे जिक्र करते हैं तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भी, कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। किस अधिनियम के अंतर्गत ये बनाया गया था, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगर पूछिए आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, गवर्नर का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी आप जिक्र करोगे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहां समझने वाली बात है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी आपका जिक्र किया था इस चीज के बारे में, जो क्वेश्चन सीरीज HSSC के जो पेपर कर रहे थे उस समय भी ध्यान समझने वाली बात है भी बंगाल का गवर्नर पूछे तो वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग को ही क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। किस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का क्या किया है, जिक्र किया है। ये चीज आपको क्लियर करना है। वारेन हेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1700, तो यहीं से इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और लिखने की भी कोशिश करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। यानी भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्तियां किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। खासकर आज की जो वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अधिनियमों के बारे में ही चर्चा करें, चाहे वो 1919 का जैसे भारत शासन अधिनियम हो, चाहे 1833 का शासन अधिनियम का जैसे जिक्र करेंगे, चाहे 1892 का जैसे जिक्र करते हैं, या हमने जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का जैसे जिक्र किया था। तो आज अधिनियमों का ही हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दूसरे क्वेश्चन में क्या जिक्र किया, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भी। यानी विधान जो परिषद है उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। यानी भारतीय अधिनियम परिषद 1892 में, यानी भारतीय अधिनियम परिषद 1892 के अंतर्गत ही जो भारतीय विधान परिषद है उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। सिर्फ बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, उसको वोट डालने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या वोट डालने की भी उनको शक्ति प्राप्त हुई थी? नहीं, सिर्फ बहस करने की उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, वोट डालने की उनको शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। वेरी वेरी, और आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय अधिनियम परिषद 1892 में सबसे पहले भारत में निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया था। भी निर्वाचन जो शब्द है, निर्वाचन, तो निर्वाचन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो भारत अधिनियम परिषद 1892 के अंतर्गत। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी एक्ट के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए, एक केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था। भी किसका? केंद्रीय परिषद भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या क्या हुई थी, जैसे भारत अधिनियम परिषद, एक तो विधान परिषद, जो भारत की विधान परिषद उसको बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। दूसरा जिक्र करें, निर्वाचन शब्द का सबसे पहले इसमें प्रयोग किया गया था। और तीसरा हम जिक्र करते तो केंद्रीय परिषद का क्या किया है, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। परिषद की जगह क्या लिखोगे? विधानसभा, यानी केंद्रीय विधानसभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ये परिषद नहीं, यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा का क्या किया गया था? इस अधिनियम के अंतर्गत गठन किया गया था। ये आपके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज करना चर्चा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? अब देखो, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का जैसे हमने जिक्र किया ही था, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का जैसे जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? संघीय न्यायालय का जैसे जिक्र किया है, संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी। क्या जिक्र करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट। सभी बच्चे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भारत का कहां पर है?
नई दिल्ली में भी। कहां पर आपका? नई दिल्ली। तो इसका जैसे जिक्र किया है भी किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम भी, भारत शासन अधिनियम 1835 के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी 1935 के अंतर्गत, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किसकी स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और कहां पर है ये आपका? नई दिल्ली। नई दिल्ली से पहले कहां था ये आपको ध्यान होना चाहिए, जिसे हम जिक्र कर चुके हैं, कोलकाता के अंदर भी। कहां है ये? कोलकाता, जिसकी स्थापना 1774 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, 1773। और कब स्थानांतरित किया गया था, जैसे जिक्र करें 1935 में। और दिल्ली में कब काम करना शुरू कर दिया था इसने? 1937 में भी, ठीक है भी। यानी वर्तमान में जो आपके दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने कब काम करना शुरू कर दिया था? 1937 में। स्थानांतरित कब हुआ था? 1935 में। 1935 से पहले कहां था आपका? कोलकाता के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख के मेरे को बताना है भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका उत्तर लिख के बताओगे। तो हम जिक्र कर रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जैसे जिक्र करते हैं भारत के संविधान का, जब हम जिक्र करते हैं भारत का संविधान, तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, लगभग 70% जो प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो जैसे विद्वान है, आलोचक आलोचना भी करते हैं, बताते भी इसके भी भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसकी हूबहू कॉपी क्या है? भारत का संविधान है। भारत का संविधान है, क्योंकि सबसे ज्यादा लगभग 70% जो प्रभाव है वो इसी का है। आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय संविधान के अंदर 10 अनुसूचियां जैसे जिक्र करते हैं, और 331 अनुच्छेद का जैसे हम जिक्र करें, यानी 10 अनुसूचियां और 331 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम, इसीलिए 70% जो प्रभाव है वो किसके ऊपर है? भारत के संविधान के ऊपर है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन भी, इसके अंदर असमानता क्या है? यानी फिर इतना जैसे ले लिया है 70% तो असमानता, तो आपको ध्यान होना चाहिए मौलिक अधिकारों का जैसे हम जिक्र करते हैं, मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार है ये एक असमानता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? बाद में जोड़े गए हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि वर्तमान संविधान का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार आपके दिए हुए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं यहां पर भी आपका 1935 में भी, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी भी। किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1937 में आपको ध्यान होना चाहिए भारत से वर्मा अलग हुआ था भी। भारत से वर्मा, यानी वर्तमान में जो वर्मा म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश है, तो ये वर्मा कब अलग हुआ था? भारत से 1937 में। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी। अब ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे संघीय न्यायालय का हम जिक्र करते हैं, इसको फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। जब दिल्ली में यह स्थापित हुई थी तो किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट, यानी दिल्ली फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया था। कब काम शुरू कर दिया था इसने? 1937 में। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्ट का जिसे जिक्र करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही भारत में यूपीएससी की स्थापना हुई थी भी।
यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, इसी शासन अधिनियम का जब हम जिक्र करें तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, यानी भारतीय संविधान में जो हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन जो किया गया, वो भी किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान होना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही पहले क्या होता था? द्वैध शासन होता था, अलग अलग राज्य के अंदर लागू होता था द्वैध शासन। यही द्वैध शासन फिर क्या है? केंद्र में लागू हो गया था, यानी राज्यों से खत्म करके केंद्र में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से सबसे ज्यादा अधिनियमों से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कहां से पूछे जाते हैं? आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी अधिनियम के अंतर्गत आपका जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियां हैं। अब राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियां भी कौन सा आपका अधिनियम देता है? भारत शासन अधिनियम 1935 भी। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का भी प्रावधान, यानी अखिल भारतीय, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान भी कहां से लिया गया है? आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका अधिनियम है। इस अधिनियम से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, ये हमेशा आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? भी यानी 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये आपका जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था अभी। तो 1919 का जैसे अधिनियम का जिक्र किया है, 1919 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम भी लिख सकते हो, भारत शासन है अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके काल में आया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी। तो इसकी प्रमुख विशेषता का जैसे जिक्र किया है भी, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था भी, प्रांतों से जो द्वैध शासन है, यानी प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके क्या है? केंद्र में जैसे, यानी केंद्रीय कार्यकारिणी का या केंद्र में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, वो इसकी प्रमुख विशेषता है जैसे जिक्र करते हैं। यानी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। अब एक चीज आपको क्लियर में, जैसे केंद्र का जिक्र कर रहा था, प्रांतों से कहा गया था, ये प्रांतों से केंद्र में भी। तो सबसे पहले प्रांतों में जो किस अधिनियम के अंतर्गत आया, किस तहत आया था? ये भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन का जैसे जिक्र करते हैं। द्वैध शासन सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, प्रांतों में यानी प्रांतीय कार्यकारिणी में जो किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन जो लागू किया गया था बंगाल में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। संपूर्ण भारत के प्रांतों में लागू करने का जैसे जिक्र करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 का। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे पहले द्वैध शासन का जैसे जिक्र करते हैं, द्वैध शासन जो है, ये शासन शुरू कहां हुआ था? सबसे पहले आपका बंगाल में भी। कहां हुआ था? आपका बंगाल में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1765 से 1772 का जैसे जिक्र, यानी बंगाल में कब हुआ था? 1765 से 1772 में। ये चीज 1919 का जैसे जिक्र करते हैं तो ये प्रांतों में लागू हो गया था। अभी क्या है? प्रांतों में 1919 से लेके 1935 का जैसे जिक्र करते हो। और 1935 का जैसे मैंने भारत शासन अधिनियम का जैसे जिक्र किया था, भारत शासन है अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 के बाद क्या हो गया था? ये केंद्र में लागू हो गया था, यानी संघीय व्यवस्था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, यानी सबसे पहले द्वैध शासन कहां लागू हुआ था? बंगाल में।
उसके बाद में प्रांतों का जैसे जिक्र करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, और प्रांतों में लागू हुआ था 1919 से लेकर 1935, और 1935 में फिर क्या बना दिया गया था, इसको केंद्र में लागू कर दिया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इसकी क्या है, महत्वपूर्ण है, विशेषता है। अब भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, इसी अधिनियम को आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं भी, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सिद्धांत के नाम से भी, या अधिनियम के नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जैसे जिक्र करते हैं, अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू तो उस समय भारत के क्या थे, सचिव थे, और चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी भारत के गवर्नर जनरल थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल मींस क्या लेओगे आप, वायसराय। क्या लेओगे आप, वायसराय। कुछ कई बार क्या है, ये गवर्नर जनरल का पद बता देते हैं। वैसे 1858 के बाद, यानी 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या है, वो भारत का गवर्नर जनरल जो 1833 के अधिनियम के तहत जो बना था, वो भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था। तो कौन सा पद आ गया था, वायसराय का पद। तो उस समय मॉन्टेग्यू जो थे, ये तो क्या थे, भारत के सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे, सचिव। उस समय वायसराय कौन थे आपके, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 की जो घटना हुई थी, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, वो भी इसी के समय में हुई थी। यहां से हमेशा के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो वायसराय कौन थे, इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी भारत शासन अधिनियम 1919 को, यानी दोनों एक ही बात है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जैसे जिक्र कर रहे थे। बंगाल वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भी, भारत में सबसे पहले द्वैध शासन, यूपीएससी में जैसे एचपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हर एक राज्य की जैसे जिक्र करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का, यहाँ हमेशा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भी, भारत में सबसे पहले द्वैध शासन कहाँ पर लागू हुआ था, तो बंगाल में लागू हुआ था भी। कहाँ पर लागू हुआ था आपका, बंगाल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में जो आया था, यानी भारत में सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का जो अधिकार भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी भारत में महिलाओं को भी, भारत में महिलाओं को प्रथम बार मतदान करने का जो अधिकार दिया गया था, मतदान करने का अधिकार भी किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं को भारत में सबसे पहले मतदान करने का जो अधिकार दिया गया था 1919 अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। वेरी वेरी। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वे विश्व में महिलाओं को सबसे पहले मतदान करने का अधिकार किस देश ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व में सबसे पहले जो अधिकार दिया गया था न्यूजीलैंड में भी, यानी विश्व में जैसे जिक्र करें तो विश्व में अधिकार दिया गया था न्यूजीलैंड का, जैसे जिक्र करते हैं न्यूजीलैंड में। और कब दिया गया था, 19 सितंबर 1893 में भी। ठीक है भैया, वही 1893 है, जहां पर शिकागो का जैसे जिक्र करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का, जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एक लंबी श्रृंखला है, जैसे मैंने सन से संबंधित आपको जैसे बताई हुई है। तो हम जिक्र कर रहे थे, भारत में सबसे पहले अधिकार दिया गया था 1919 भारत शासन अधिनियम में, जबकि विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड 19 सितंबर 1893 में। ठीक है, 1893 में 4 घटनाओं का जैसे आप जिक्र करते हो, तो आप विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो का जैसे जिक्र कर सकते हो, स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था, वहां पर भाषण दिया था। 1893 में महात्मा गांधी बाहर से गए थे, अब दक्षिण अफ्रीका, और 1893 में ये आपको ध्यान होना चाहिए, एनी बेसेंट भारत आई थी, और 18, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम जिक्र कर रहे थे भारत शासन अधिनियम
19 के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस देश ने दिया था, या कहां पर दिया है, कब दिया गया था, ये चीजें भी आपको क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनी थी भी, यानी भारत में विधान पालिका का जैसे जिक्र करते हैं ना, विधान पालिका दोहरा सदन, द्विसदन यानी विधानसभा और विधान परिषद का जैसे जिक्र करते हैं, तो भारत में जो विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय जो बनाई गई थी वो भी किस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई थी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। तो इन अधिनियमों के अंतर्गत जो जो चीजें आई हैं, जैसे जैसे नए उत्थान हुए हैं, नए नए योजनाओं का सृजन हुआ है, या नए नए लागू हुए, कानून लागू, उनके बारे में ही क्या है हमको पढ़ना है। वेरी वेरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था किस अधिनियम के तहत भी, यानी भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। तो ये चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, चार्टर जैसे जिक्र करें चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत, यानी चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के अंतर्गत जैसे हम जिक्र करते हैं, तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में जैसे चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 जो आया था, सबसे महत्वपूर्ण तो यहां पर क्या बनता है, क्वेश्चन यहां रिपीट होता है, नंबर 1 जैसे जिक्र करते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है भी भारत से बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था वो खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत में पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर, जैसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का मैंने जिक्र किया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का जो बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद चल रहा था, इस बंगाल के गवर्नर जनरल की, यानी पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। ये थोड़ा सा आपको समझना है, जैसे पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर से फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, और फिर भारत का गवर्नर जनरल, और फिर भारत के गवर्नर जनरल से कौन सा पद आ जाएगा आपका, वाइस राय का पद भी, वाइस राय का पद। ये समझाएंगे कभी विस्तृत रूप से भी इसकी चीजें। ये जो हम दो चर्चा कर चुके हैं, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 की महत्वपूर्ण जो विशेषता का हम जिक्र करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन था जो आपका भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्से लेने का जो प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था, तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल का जो पद है, इस पद को खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था भी, यानी उस समय बंगाल का अंतिम का जैसे पूछे भी, अंतिम है गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो लॉर्ड विलियम वेटिंग भी, लॉर्ड विलियम वेटिंग का जैसे जिक्र करो, लॉर्ड विलियम वेटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन है आपका, जैसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग, और लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी, भारत का प्रथम। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग। अगर आपसे पूछ ले बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम वेटिंग। एक दिन ये एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाएंगे इनके बारे में, बड़ी सहजता के साथ इनको याद करवाने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको करिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके बाद में जिसे जिक्र हो, ये वही लॉर्ड विलियम वेटिंग है जिसने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, यानी क्या कर दिया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था राजा राम मोहन राय के कहने पर सती प्रथा का। ठीक है, सती प्रथा का अंतिम करने वाला जो गवर्नर जनरल था आपका कौन था, वो लॉर्ड विलियम वेटिंग था भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय में 1835 का जैसे जिक्र करते, तो लॉर्ड मेकाले का जैसे जिक्र करते, लॉर्ड मेकाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉर्ड मेकाले वाला। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तरह तरह के, अलग अलग तरह के, जैसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा को शुरू करने का अग्रदूत किसे माना जाता है, या भारत में पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो 1835 में आपको ध्यान होना चाहिए लॉर्ड मेकाले ने
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी किसके समय में, जैसे जिक्र करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 1835 में भी अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिससे मेरे को आज भी उसकी एक पढ़ी हुई बात याद आ रही है। लॉर्ड मैकाले ने उस समय कहा था भी हम जैसे चलते थे भी वैदिक शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान था प्राचीन काल में, तब लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही थी भी वैदिक शिक्षा के साथ आप एंग्लो शिक्षा भी जोड़ो। यानी डीएवी जो पढ़ते हैं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा, यानी वेद जरूर पढ़ो, परंतु इसके साथ साथ आपको अंग्रेजी शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे जिक्र करते इस चीज के बारे में आपको, क्योंकि उसने कहा था भी अगर आप वैदिक शिक्षा ग्रहण करोगे तो सिर्फ आप क्या है, कलरक ही बनोगे। ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने के लिए आपको अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपना बढ़ाया था, परंतु बाद में इसके बारे में आलोचना भी बहुत की थी भी अंग्रेज अपना विस्तार करने के लिए। इसके बाद में इस अधिनियम के तहत आपको ध्यान होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त हो गया था भी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार जो है वो समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में जो स्थापित हुई ईस्ट इंडिया, और पूर्ण रूप से जो ईस्ट इंडिया समाप्त हो गई थी 1857 का, जैसे जिक्र करेंगे। विद्रोह का जब जिक्र करेंगे बताएंगे इनके बारे में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, मैकाले के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और इस अधिनियम के तहत ही भारतीय लोगों को भारत के शासन में कुछ हिस्सा लेने की भागीदारी भी मिली थी। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, अगर आप बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, देखो पढ़ाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, अब वो आपका काम है भी आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो। ठीक है भी, तो इसी के साथ आज की जो क्लास को हम क्या है विराम दे रहे हैं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।